हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे बच्चों। सो वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला और पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम के चैनल पे तुम लोगों का तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। हाँ तो भाई क्या हाल चाल है वाल को? बेहतरीन एकदम। तो बच्चों तुम लोगों का हिंदी मीडियम के लिए जो तुम कर रहे थे कि सर हिंदी मीडियम के लिए शुरू कर दो शुरू कर दो शुरू कर दो, तो लो भाई हिंदी मीडियम के लिए बोर्ड बूस्टर सीरीज क्लास 10th की लेकर आ चुके हैं, जिसमें आज की जो क्लास होने वाली है उसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं मेरे लाल? उसमें हम डिस्कस करेंगे हमारा पहला चैप्टर गणित का, जो कि है वास्तविक संख्याएं। इंग्लिश में बोले तो रियल नंबर। ठीक है, यानी कि ऐसी चीजें, ऐसे नंबर्स जो रियल हैं, जो वास्तविक हैं। जैसे तुम बहुत ज्यादा रियल हो, तुम बहुत ज्यादा वास्तविक हो, उसी तरीके से ये नंबर भी रियल हैं, वास्तविक हैं। और इन्हीं के बारे में हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। तो देखो कैसे चलने वाली हैं इस चैप्टर में चीजें, मैं तुम्हें समझा देता हूं। इस चैप्टर में हमारे पास 2-3 चीजें ही हैं पढ़ने के लिए, ज्यादा कुछ नहीं है अभी। जैसे कि अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में मेन टॉपिक जो है पढ़ने के, वो है सबसे पहले हमारा वास्तविक संख्या का जो बेसिक है वो। ठीक है, पहले तो ये मैं तुम्हें समझा दूंगा कि वास्तविक संख्या क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी संख्याएं आती हैं वो। ठीक है, और वो भी ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। मैंने एक फ्लो चार्ट तैयार करा है, अगर तुमने वो फ्लो चार्ट समझ लिया तो तुम लोगों का काम बड़े प्यार से हो जाएगा। दूसरा उसके बाद आता है तुम्हारे पास क्या? दूसरा तुम्हारे पास आता है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अब यार ये जो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां से तुम्हारे क्वेश्चन निकल कर आएंगे लैसे और मैसे के। ठीक है, यहां से तुम्हारे क्वेश्चन निकल कर आएंगे लैसे और मैसे के, यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक के। ठीक है, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे लाल कौन सा होने वाला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ये अपरिमेय संख्याएं। यहां से एटलीस्ट तुम्हें 3 और 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, जहां पर तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा √2, √3 या √5 में से किसी एक को अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये सारी चीजें तुम्हें पढ़नी है पहले चैप्टर में। ठीक है, और अब तुम कहोगे कि सर ये तो बहुत सारी चीजें हैं, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा? तो मेरे लाल ये सारी चीजें आज ही की क्लास में होंगी। एक ही वीडियो में तुम्हें ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। मैं सारी चीजें समझाऊंगा उन पर बेस्ड क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो यानी कि क्लास आज की बहुत ज्यादा जरूरी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, जैसे मेरे बाल आज बिल्कुल सेट है, वैसे ही तुम्हारी आज की क्लास भी बिल्कुल सेट होने वाली है। तो क्लास को मिस नहीं करेगा कोई भी, छोड़ेगा नहीं। ठीक है, और अपने सारे दोस्तों के पास पहुंचा दो इस क्लास को। ठीक, और फिर हम शुरू करते हैं हमारा क्या? वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या है यार? देखो कुछ नहीं है, वास्तविक संख्या हमारा कुछ संख्याओं का समूह है। अब इन संख्याओं के समूह के अंदर अलग अलग तरह की संख्याएं आती हैं, जिनमें सबसे पहला नाम निकल कर आता है हमारा प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता है नेचुरल नंबर्स। अब होती क्या है प्राकृतिक संख्याएं? मैंने क्या कहा? मैंने कहा क्लास से एक लड़के दीपक को कि खड़ा हो जा भाई। वो खड़ा हो गया। मैंने कहा एक काम कर मेरे लाल, गिन के बता कि क्लास में कितनी चेयर्स हैं या क्लास में कितने बच्चे हैं। तो वो कहां से काउंटिंग स्टार्ट करेगा? बताओ मुझे जरा, कहां से काउंटिंग स्टार्ट करेगा वो? सीधी सी बात है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही करेगा ना। तो बिल्कुल ये जो काउंटिंग करने वाली, ये जो गिनने वाले नंबर होते हैं ना, इन्हें ही हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कहां तक? अनंत तक। ठीक है, इसके बाद बच्चों हमारा आता है कि यार एक बात बताओ, 5 से पहले 4 आता है, 3 से पहले 2 आता है, 2 से पहले 1 आता है, लेकिन प्राकृतिक संख्याओं में 1 से पहले तो कुछ भी नहीं आता था। तो इसीलिए यहां पर बोला गया कि ठीक है, 1 से पहले हम 0 को ले लेते हैं। तो 1 से पहले हमारा 0 आ गया, और प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ जब हम 0 को भी ले लेते हैं, यानी कि अब 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत के साथ हमारा 0 भी आ गया। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश 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 अनंत। तो ये संख्याएं बोली गई हमारी पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो देखो सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याओं के अंदर आती है, ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याओं के अंदर आती है।
उसके बाद अगला जो संख्याओं का समूह आता है वो आता है पूर्णांक। क्या आता है? पूर्णांक। पूर्णांक कौन से होते हैं बच्चों? देखो, पूर्णांक में तुम्हारा सारे के सारे पूर्ण संख्या आ जाती हैं, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सब आ जाता है। और 0 से पहले यहां पर सारे के सारे ऋणात्मक संख्याएं आ जाती हैं, -1, -1, -2, -3, -4, -5। तो यहां पर पूर्णांकों को हम कैसे दिखाते हैं? पूर्णांकों को हम ऐसे दिखाते हैं कि भैया बीच में तो हो गया 0, ठीक है, जो कि है अपना हीरो, ठीक। उसके बाद 0 के दाईं तरफ यानी कि राइट हैंड साइड पर तुम्हारा क्या हो जाएगा? सारे धनात्मक नंबर हो जाएंगे, यानी कि +1, +2, +3, +1, +2, +3, +4, +5, +6, ठीक है। और 0 के लेफ्ट हैंड साइड पर यानी कि तुम्हारा उल्टे हाथ की तरफ यहां पर सारी ऋणात्मक संख्या हो जाती है, -1, -2, -3, -4, -5, बीच में 0 रहेगा। तो यहां पर क्या हो गया? ये बन जाता है बच्चों हमारा पूर्णांक संख्याएं। सारी की सारी पूर्ण संख्या तुम्हारी पूर्णांकों के अंदर आती है, ये चीज याद रखना। सारी की सारी पूर्ण संख्या तुम्हारे पूर्णांकों के अंदर आती है। अब इसके बाद भैया ये बोला गया कि चलो तुमने माइनस वाली संख्या ले ली, तुमने प्लस वाली संख्या ले ली, तुमने 0 भी ले लिया, लेकिन अभी भी तुम्हारे फ्रैक्शन तो बच गए। 1/2, 3/5, -7/8, ये सब क्या है? ये फ्रैक्शन है, ये तो रह गए मेरे लाल। तो अब इनका क्या किया जाए? तो भैया इनके लिए बोला गया कि ठीक है, हम एक और संख्याओं का समूह बनाते हैं जिसे हमने बोला परिमेय संख्याएं। क्या बोला? परिमेय संख्याएं। अब कोई भी संख्या अगर P/Q के रूप की है, ठीक है, जहां पर P और Q दोनों के दोनों पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? P और Q यानी कि आपका अंश और हर दोनों के दोनों पूर्णांक होने चाहिए, और Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, ठीक है। ऐसी संख्याओं को हमारा अपरिमेय संख्याओं का नाम परिमेय संख्याओं का नाम दे दिया गया कि भैया वो संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, जहां पर P और Q दोनों पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0 के, वो सब हमारी क्या हो गई? हमारी परिमेय संख्या हो गई। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहां पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, 5/6, 6/9, 1.5, इसे अगर तुम लिखोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा तुम्हारा 3/2, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब क्या सारे के सारे पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं बच्चों? बिल्कुल होते हैं, क्योंकि देखो तुम्हारे पूर्णांक है -2, -1, ठीक है, 0 या 1, ये सब तुम्हारे पूर्णांक है, ठीक। तुम अपने हर एक पूर्णांक को इस तरीके से लिख सकते हो, -2/1, -1/1, 0/1 या 1/1, ऐसी 7/1, 100/1, 1100, 1999/1, यानी कि तुम जितने भी तुम्हारे नंबर हैं उन्हें क्या लिख सकते हो? तुम P/Q के रूप में लिख सकते हो। जितने भी तुम्हारे पूर्णांक हैं उन्हें तुम P/Q के रूप में लिख सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए सारे के सारे पूर्णांक जो है वो परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी? परिमेय संख्या की, तो बेटा परिमेय संख्या के अंतर्गत आपका पूर्णांक भी आ गए, आपका पूर्ण संख्या भी आ गई, और आपकी प्राकृतिक संख्या भी आ गई। अगर मैंने कहीं बोला है परिमेय संख्या, तो उसमें ये सारी की सारी संख्या आ गई, पूर्णांक, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या। इसके बाद बच्चों बोला गया कि ठीक है, तुमने जितनी संख्या ले ली, ठीक है, बाकी की जो संख्या बची उन्हें कहां डालोगे? तो उसके लिए अलग से एक संख्याओं का समूह बना दिया गया, अपरिमेय संख्या। अब ये वो संख्या थी जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहां पर P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0 के। तुम कहोगे कि सर √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन √2 को तो हम √2/1 लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्या ये दोनों पूर्णांक है? क्या ये दोनों पूर्णांक है? नहीं, ये पूर्णांक नहीं है, ये तो फिर भी एक पूर्णांक है, √2 एक पूर्णांक नहीं है। तो इसीलिए क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते, परिमेय संख्या होने की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते, इसीलिए इन्हें अपरिमेय संख्या में डाल दिया गया कि भैया आपका वो संख्या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहां पर P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0 के, वो हमारी अपरिमेय संख्याएं होंगी, जैसे कि √2, √3, -√2, -√5, पाई, ठीक है, या √3/2, ये सब क्या है? ये अपरिमेय संख्याएं हैं हमारी, ठीक है। तो ये अब क्या बोला गया कि यार बार बार परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या सुन सुन के सर में दर्द हो गया, ठीक है।
तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, इन सबको उठाकर एक ग्रुप के अंदर रख दो और उस ग्रुप का नाम रख दो क्या, इन सबको उठाओ और एक समूह में रख दो और उस समूह का नाम रख दो वास्तविक संख्याएं। हो गया तुम्हारा वास्तविक संख्या। ऐसी संख्याओं का समूह जहां पर परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को एक साथ रखा जाता है उन्हें क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। आ गया समझ में, क्लियर है, हो जाएगा। चलो तो जरा मुझे यह बताओ एक बात कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है। 0 बन गया हीरो, बताओ भाई क्या 0 एक परिमेय संख्या है। अगर मैं बात करूं तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए हां, क्योंकि 0 को आप p बटे q के रूप में लिख सकते हो, 0 बटे 1 के रूप में लिख सकते हो, जहां पर 0 और 1 दोनों ही हमारे पूर्णांक हैं और जो इसका हर है वो 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए 0 बटे 1 एक परिमेय संख्या है, यानी कि 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं, क्या सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए नहीं। क्यों, क्योंकि 1/2 जो है वो एक परिमेय संख्या तो है लेकिन वो पूर्णांक नहीं है ना। क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं, क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, नहीं, क्योंकि मेरे लाल जो पूर्णांक है उसमें -2 भी आता है, उसमें -5 भी आता है, उसमें -9 भी आता है, लेकिन जो पूर्ण संख्या है वो 0 से शुरू होती है। ठीक है, उसमें माइनस की संख्या नहीं आती। क्या सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होते हैं, क्या सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होते हैं, बताओ इसका आंसर। सोच लो सोच लो सोच लो, आराम से सोच लो, कोई दिक्कत नहीं है, सोच लो। इतने ये वाला डायग्राम भी बना लो, तुम्हारे पास सामने डायग्राम के लिए मैंने जगह छोड़ दिया, अब दिख रहा होगा क्लियरली। जिसे बनाना है वो ये डायग्राम बना लो, और जिसे समझ में आ गया होगा वो इस डायग्राम को देख के आंसर बता देगा। अबे हाँ, होते हैं, सारे प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होती है, क्योंकि पूर्णांकों के अंदर हमारा 1 2 3 4 5 6 तो आ ही जाता है, इसीलिए सारी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक भी होती है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों वास्तविक संख्या का काम तुम्हारा, और वास्तविक संख्या में केवल इतना ही है, इसमें से ही तुम्हारे ये 1 मार्क वाले क्वेश्चन बन जाते हैं जो मैंने तुमसे अभी पूछे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मैंने तुमसे अभी पूछे ना, ये सारे 1 मार्क क्वेश्चन बन जाते हैं तुम्हारे। ठीक, क्लियर हो गई बात। अब आगे आ जाते हैं, ठीक है, और बात करते हैं सीधा अब इस चैप्टर के मेन टॉपिक के बारे में, जहां से क्वेश्चन आएंगे, जहां से क्वेश्चन आएंगे। देखो, जिसे ये वाला डायग्राम अच्छा लग रहा है वो ये वाला बना लो, जिसे ये वाला डायग्राम अच्छा लग रहा है वो ये वाला बना लो। ठीक है, दोनों ही डायग्राम बेहतरीन है, दोनों ही डायग्राम से तुम्हें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, वास्तविक संख्या में फिर परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या में तुम्हारा पूर्णांक आ गए और भिन्न आ गए, फिर पूर्णांक में तुम्हारा ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक आ गए, सॉरी पूर्णांक में तुम्हारा ऋणात्मक पूर्णांक और पूर्ण संख्या आ गया, और पूर्ण संख्या में तुम्हारी प्राकृतिक संख्या और 0 आ गया। ठीक है, खत्म बात। तो ये क्या बन गया, ये बन गया तुम्हारा वास्तविक संख्याओं का एक ट्री, फ्लो चार्ट। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब आ जाते हैं आगे। अब बच्चों तुम्हारा मेन टॉपिक आता है इस चैप्टर का, जहां से क्वेश्चन आएगा 1 मार्क का और 2 मार्क का। ठीक है, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अब जितना खतरनाक सा इसका नाम है उतनी ही आसान ये है। ठीक है, जैसे जितना पुराना मेरा नाम है उतना पुराना मैं हूं नहीं, मैं बहुत नया हूं। ठीक है, लेकिन मेरा नाम पुराना है, लोग बाग सोचते हैं कि कमल नाम है तो कोई खूसट अंकल टाइप टीचर होगा, है ना, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। मतलब इवन एक तो मेरी दोस्त भी थी, उसने पहली बार मेरा नाम सुना, वो ये सोच, वो जब मुझे बता रही थी तो हंस और रही थी अलग से मुझ पे, कह रही मुझे तो ये लगा था तेरा नाम सुन के कि कोई अच्छी खासी एज के टीचर होंगे। बाद में पता चला मैं हूँ, हैंडसम सा, बढ़िया सा, एकदम कूल डूड टाइप, लेकिन ठीक है चलो। हाँ तो भाई, जितनी खतरनाक ये दिखती है उतनी खतरनाक ये है नहीं। नाम क्या है इसका, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ये सिर्फ इतना कहती है कि अगर तुम 2 भाज्य संख्याओं को उठाओ, मतलब एक भाज्य संख्या उठा लो, भाज्य संख्या पता है ना कौन सी होती है, वो संख्या जो अपने अलावा और एक के अलावा बाकी किसी और नंबर से भी पूरी पूरी कट जाती है। ठीक है, जैसे कि 4 से भी कटता है, 4 1 से भी कटता है, और 4 तुम्हारा 2 से भी कटता है ना। जैसे कि तुम्हारा 50, अब 50 तुम्हारा किससे कटता है, देखो 50 से भी कटता है, 50 तुम्हारा 1 से भी कटता है,
50 तुम्हारा 25 से भी कटता है, 50 तुम्हारा 2 से भी कटता है ना। तो ऐसी संख्याएं जो एक के अलावा और अपने अलावा बाकी के किन्हीं और नंबर से भी कट जाए, किन्हीं और संख्याओं से भी कट जाए, उन्हें हम बोलते हैं भाज्य संख्या। या फिर इसकी एक और परिभाषा होती है कि वो संख्या जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, अपने अलावा और एक के अलावा और भी गुणनखंड हो, वो हमारी भाज्य संख्या होती है। वहीं अभाज्य संख्या क्या होती है? इनका उल्टा, कि भैया ये बिल्कुल कमरे में बंद रहना पसंद करती है, या तो ये खुद से कटेंगी या फिर एक से कटेंगी, इसके अलावा कोई दूसरे नंबर की हिम्मत नहीं है इनसे कट जाए। ठीक है, जैसे कि तुम्हारा हो गया 3, तुम्हारा हो गया 2, तुम्हारा हो गया 5, 7, ठीक है, 11, 9 मत लिख देना मेरे लाल, 9 भाज्य संख्या है, क्योंकि 9 1 से भी कटता है, 9 9 से भी कटता है और 9 3 से भी कटता है, इसीलिए 9 हमारा भाज्य संख्या है। 11 है, 13 है, फिर 17 है, 19 है, 23 है, ये सब क्या है? ये सब अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अब ये प्रमेय क्या कहती है? ये प्रमेय ये बोलती है कि भैया अगर तुमने कोई भाज्य संख्या उठाई है तो तुम उस भाज्य संख्या को 2 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो, यानी कि तुम भाज्य संख्या को तोड़ ताड़ के गुणा में लिख सकते हो अपनी अभाज्य संख्याओं के। जैसे कि तुम्हारी एक भाज्य संख्या ले ली मैंने, क्या तुम्हारी एक भाज्य संख्या ले ली मैंने, सिंपल सी, कितनी ये ले लो, तुम्हारी कौन सी ले, 18 ले ली, 18 भी नहीं लेनी चाहिए, चलो ले लेते हैं, 18 ले ली हमने। तो तुम जानते हो 18 को तुम लिख सकते हो क्या? 18 को तुम लिख सकते हो 3 गुणा 3 गुणा 2। तो ये एक भाज्य संख्या थी 18, ये एक भाज्य संख्या थी 18, जिसे आपने 3 3 और 2 के गुणनफल में लिख दिया, यानी कि अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में लिख दिया। और यही है हमारा क्या? यही है बच्चों हमारा क्या बेटा? अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि गुणनखंडित किया जा सकता है। यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम को छोड़कर अद्वितीय होता है। मतलब इस गुणनखंड का ये जो 3 गुणा 3 गुणा 2 है, ये किसी और का गुणनखंड नहीं हो सकता, ये केवल 18 का होगा। ऐसा नहीं है कि 36 का गुणनखंड भी यही निकल के आ रहा है, या 72 का गुणनखंड भी यही निकल के आ रहा है, नहीं, ये जो गुणनखंड होगा ये केवल 18 का हो सकता है। ठीक है, यानी कि आप, सिंपल सा लॉजिक ये है, ज्यादा डीप में घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका ज्यादा काम क्या होगा? क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो उसके बारे में ही बात करेंगे। तो ये मेन मुद्दा ये कहता है कि भैया अगर तुमने एक भाज्य संख्या ली तो तुम उसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो, जैसे कि यहां पर मैंने 18 को लिख के दिखाया। अब इसका इस्तेमाल कहां होता है? इसका इस्तेमाल होता है तुम्हारा एचसीएफ और एलसीएम निकालने में, यानी कि में से और ले से निकालने में। ठीक है, अब में से और ले से कैसे निकलते हैं? देखो, इसके लिए हमें 2 नंबर लेकर उनका अभाज्य गुणनखंड करना पड़ता है। मान लो तुम्हारे 2 नंबर हैं तुम्हारे पास, एक तो हो गया 6, ठीक है, और एक हो गया तुम्हारा 18। ठीक है, इन दोनों का तुम्हें में से और ले से निकालना है, दोनों का में से और ले से निकालना है। तो बेटा देखो, आपको में से और ले से निकालने के लिए इनका क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। अभाज्य गुणनखंड होता कैसे ये सीख लो बच्चों। आगे भी मैं अभी और भी क्वेश्चन कराऊंगा, तो वहां पे तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड होता कैसे है? अभाज्य गुणनखंड करने के लिए तुम उस नंबर को लेते हो, ठीक है, और लेकर सिंपल क्या करते हो बच्चों? उस नंबर को लेकर तुम सबसे पहले देखते हो कि ऐसा सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सी है जिससे यह नंबर कट जाएगा। तो ऐसी सबसे छोटी संख्या जिससे 6 कट रहा है, सोचो। अबे तुमसे नहीं, नंबर के बारे में सोचो। तुम्हारा तो जो कटना था कट गया, छोड़ो उसे। तो ये हो जाएगा बच्चों 2। ठीक है, 2 से 6 को काटोगे क्या आएगा? 2 तिया 6। अब सबसे छोटी संख्या जिससे 3 कट जाएगा वो क्या है? 3। तो ये आ गया हमारा 3 एकम 3। तो बेटा जैसे यहां पर 1 आ गया, इसका मतलब हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया कंप्लीट। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुणा 3। ठीक, इसे बच्चों हमेशा एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हमें घात के रूप में लिखना पड़ता है।
तो ये है 2 गुणा 3 का मतलब 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1। अब 18 का अभाज्य गुणनखंड कर लो। तो सबसे छोटी संख्या जिससे 18 कटेगा पूरा पूरा 2 से काटोगे 2 निम्न 18। फिर सबसे छोटी संख्या जिससे 9 कटेगा पूरा का पूरा, तो ये होगी हमारी 3 3 9 आ गया मेरे लाल। ठीक, अब सबसे छोटी संख्या जिससे 3 फिर से कटेगा तो वो तो खुद ही 3 है, तो 3 एकम 3। तो मेरे लाल क्या आ गया यहां पर, ये आ गया हमारा 2 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि देखो इसे घात के रूप में लिखेंगे तो 2 की घात 1 गुणा 3, यहां पर कितनी बार आ रहा है गुणा में, 2 बार, तो 3 की घात 2। अब यहां से हम निकालते हैं हमारा में से और ले से। तो बच्चों में से कैसे निकलता है, महत्तम समापवर्तक, ये कैसे निकलता है, देखो दो संख्याओं का में से निकालने के लिए उनके अभाज्य गुणनखंड में से जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी कि ऐसा गुणनखंड जो कि दोनों अभाज्य गुणनखंडों में आ रहा हो, उसकी सबसे कम घात वाले पदों का गुणनफल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो देखो यहां पर कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, तो तुम देखोगे यहां पर 2 जो है वो भी दोनों गुणनखंडों में आ रहा है और 3 जो है वो भी दोनों गुणनखंडों में आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो है 2 और 3। अब तुम्हें क्या करना है, 2 और 3 कि सबसे कम घात वाले पदों का गुणनफल लेना है। तो देखो यहां पर है 2 की घात 1, यहां पर है 2 की घात 1, तो सबसे कम का कोई मतलब ही नहीं बनता, बराबर है, तो 2 की घात 1 ही आ जाएगा, गुणा यहां पर है 3 की घात 2, यहां पर है 3 की घात 1, सबसे कम घात कौन सी है, 3 की घात 1, तो 3 की घात 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, में से आ जाएगा 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1, यानी कि 2 गुणा 3, तो में से निकल कर आ गया हमारा 6, में से निकल कर आ गया हमारा 6। और ले से क्या आ जाएगा भाई, तो देखो ले से निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ले से निकालने के लिए हम हर एक गुणनखंड के, जैसे में से निकालने के लिए तो हमने उभयनिष्ठ गुणनखंड देखा था, ठीक है, लेकिन ले से निकालने के लिए हम हर एक गुणनखंड के सबसे बड़ी पावर वाला जो हमारा सबसे बड़ी घात वाला जो हमारा पद होता है उनका गुणनफल ले लेते हैं। जैसे यहां पर सबसे बड़ी घात का पद क्या है, देखो 2 है, सबसे पहला गुणनखंड है 2, 2 में सबसे बड़ी घात क्या है हमारी, 1 ही है, तो 2 की घात 1 गुणा यहां पर देखो यहां पर सबसे बड़ी घात क्या है, सबसे बड़ी घात है यहां पर 3 की घात 1 3 की घात 2, तो सबसे बड़ी घात है 3 की घात 2, तो ये आ जाएगा 3 की घात 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 की घात 1, तो 2 3 की घात 2 करेंगे 9, 9 दूनी 18, तो 18 आ गया बच्चों हमारा ले से। ठीक है, में से आ गया 6, ले से आ गया 18, खत्म बात। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ऐसे निकलता है बच्चों हमारा एचसीएफ और एलसीएम। क्लियर है मेरे लाल, इधर क्या देख रहा हूं मैं, इधर कुछ नहीं देख रहा, मेरी शक्ल है, हैंडसम लग रहा हूं मैं, तो अपने आप को देख रहा हूं। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये, आगे समझ में। एक एग्जांपल और देख लो, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें 18 और कितना 63 का में से और ले से निकालना है। 18 और 63 का में से और ले से निकालना है। तो देखो सबसे पहले 18 और 63 का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। 18 का अभाज्य गुणनखंड आप ऑलरेडी जानते हो, अभी 2 मिनट पहले ही कराया, तो 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 2, यही होता है। ठीक है, 63 का निकाल लेते हैं साइड में, 63 का निकाल लेते हैं। 63 सबसे छोटी संख्या जिससे 63 कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं है, किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, बहुत बढ़िया। सबसे छोटी संख्या जिससे 21 कट रहा है, फिर से 3 आ गई, 3 सत्ते 21, अब 7 कटेगा खुद 7 से, तो 7 एकम 7, तो अपने पास क्या आ गया बच्चों, 3 गुणा 7, यानी कि 3 की घात 2 गुणा 7 की घात 1, 3 की घात 2 गुणा 7 की घात 1। अब हम निकालेंगे सबसे पहले हमारा में से, क्या निकालेंगे भाई, सबसे पहले हम निकालेंगे हमारा में से पे, यानी कि महत्तम समापवर्तक, जिसे हम बोलते हैं HCF। ठीक है,
HCF क्या हो जाएगा, देखो तुम्हें बताया था, उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे कम पावर वाले पदों का गुणनफल। तो यहां पर ढूंढो उभयनिष्ठ गुणनफल, उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन से हैं, जल्दी से बताओ उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन से हैं मेरे लाल। देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहां पर केवल एक ही गुणनखंड है जो उभयनिष्ठ है, वो है 3, क्योंकि 2 18 में तो आ रहा है लेकिन 2 63 में नहीं है, और 7 63 में आ रहा है लेकिन 7 18 में नहीं है, तो केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड है 3। 3 की सबसे कम पावर कौन सी है, 3 की घात 2, 3 की घात 2, तो सबसे कम घात है 2, तो हमारा 3 की घात 2 क्या हो जाएगा, यही हमारा में से हो जाएगा। 3 की घात 2 का मतलब 9, तो 9 आ गया हमारा में से। अब इसका लैसे निकालना है, तो बेटा देखो लैसे कैसे निकलेगा, लैसे निकालने के लिए आप क्या करोगे, आपका हर एक गुणनखंड की सबसे बड़ी पावर वाले पद का गुणनफल ले लो, हर एक गुणनखंड की सबसे बड़ी घात वाले पद का गुणनफल। तो देखो सबसे पहला गुणनखंड है 2, तो 2 की घात सबसे बड़ी कौन सी है, 1 है, तो 2 की घात 1 गुणा, उसके बाद अगला गुणनखंड है 3, 3 की सबसे बड़ी घात कौन सी है, दोनों में ही देख लो, 3 की सबसे बड़ी घात है 2, तो अगला गुणनफल आ गया 3 की घात 2 गुणा, अगला गुणनफल है 3 की घात 2, ये हम पहले ही ले चुके। उसके बाद अगला गुणनफल है हमारा, गुणनखंड क्या है 7, तो 7 की सबसे बड़ी घात क्या है 1, तो 7 की घात 1। हल करेंगे बच्चों, इसे कितना आ जाएगा, ये आ गया 2, 2 की घात 1 का मतलब 2, यह आ गया 3 की घात 2 हो गया 9, और 7 की घात 1 हो गया हमारा 7। ठीक है, अपने पास लैसे कितना बन जाएगा, 2 गुणा 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 2 की गुणा कर लेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा लैसे, कितना हो गया भाई, ये हो जाएगा हमारा 2 गुणा 3, तो 2 छिक्के 2 तिया 6 और 2 छिक्के 12, तो बेटा ये आ गया 126। कितना आ गया, में से आ गया यानी कि HCF आ गया 9 और लैसे आ गया 126, यानी कि हमारा, मैं बता देता हूं जिन्हें नहीं पता है, ठीक है, इसे बोलते हैं HCF। ठीक, तो HCF आ गया अपना 9 और लैसे को बोलते हैं LCM, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, तो भैया ये आ गया। अब यहां से बच्चों अगर तुम इसी चीज में कुछ नोटिस करोगे तो एक रिलेशन निकल कर आता है जिसपे क्वेश्चन आते हैं 110%, जिसपे क्वेश्चन आएगा 110%। ठीक है, और वो रिलेशन होता है तुम्हारा लैसे और मैसे में, यानी कि HCF और LCM में। इसमें से क्वेश्चन आएगा आएगा और आएगा, तो ध्यान से सुन लो। अब क्या है भाई, ये है कि अगर तुम ध्यान दो, तुम इसके मैसे और लैसे की जरा गुणा करो, लैसे 18 और 63 का, और इसकी गुणा कर दो किससे, मैसे से, किसके 18 और 63 के। ठीक है, तो जरा करके देखना, लैसे कितना आ रहा है 9 है, मैसे है 9 और लैसे 126, तो 9 गुणा 126 गुणा करेंगे कितना आएगा, 9 छेक 54 का 4, हासिल को गया 5, 9 दूनी 18 और 5 हो गया 23 का 3, हासिल को गया 2, 9 एकम 9 और 2 11, तो हमारे पास आ गया कितना बच्चों, हमारे पास आ गया हमारा 1134। ठीक है, तुमने 18 और 63 के मैसे और लैसे की गुणा करी तो 1000 कितना आ गया, 1334, यानी कि हमने HCF मतलब LCM ऑफ 18 और 63 एंड HCF ऑफ 18 एंड 63 जब हमने किया तो हमारे पास 1334 आ गया। अब जरा इन दोनों नंबर्स की आपस में गुणा करना, जरा 18 और 63 की आपस में गुणा करो, 18 गुणा 63, तो क्या निकल कर आएगा, 18 गुणा 63 करेंगे तो यहां पर कर देता हूं मैं साइड में, देखो क्या आ रहा है निकल के, यह आ रहा है 8 तिया 24 का 4, हासिल को गया 2, 8 छिंग 48 और 2 50, यह आ गया 3, यह आ गया 6, तो अपने पास आ गया 4, 0 और 3 3, 6 5 11। तो देखना जरा इसके भी वैल्यू कितनी आ रही है, इसका भी मान कितना आ रहा है, यह आ गया 1134, 1134।
ये और ये बिल्कुल सेम आ रहा है, तो यहां से क्या रिलेशन निकल के आया कि अगर तुम 63 और 18 के एलसीएम की गुणा करते हो किससे, इसके एचसीएफ से, तो वो इन दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, यानी कि इन दोनों संख्याओं की गुणा के बराबर होगा। तो बच्चों यहां से हमारा एचसीएफ और एलसीएम का रिलेशन निकलता है, वो क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तुम्हारा अगर दो धनात्मक पूर्णांक हैं ए और बी, तो ए और बी के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल मेरे लाल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि ए गुणा बी हो जाएगा, खत्म बात। आ गई समझ में? ठीक है, क्लियर है भाई? ये आ गया सबको समझ में? ये ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसका ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा 110%। ठीक है, ये याद रखना भाई, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक हो जाएगा अब ये? तो देखो, यही सारी चीजें थी जो तुम्हारा अंक गणित की आधारभूत प्रमेय में से बनेंगी। ठीक है, यही सारी चीजें थी जो तुम्हारा अंक गणित की आधारभूत प्रमेय में से बनेंगी, और आई होप तुम लोगों को ये अच्छे समझ में आ गई होंगी। अब सीधा चल लेते हैं किस पर, इन पर बेस्ड छोटे छोटे बेसिक से क्वेश्चन पर, जैसे क्वेश्चन तुम लोगों के एग्जाम में आने की पेपर में बन सकते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल है कि अगर यदि a बराबर है 8 के तथा एचसीएफ जो है वो ए और बी का कितना है 4 है, एलसीएम कितना है ए और बी का 12 है, तब b बराबर होगा। तो भाई देखो, हम अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़कर आए हैं कि हमारा एचसीएफ अगर हम दो संख्याओं का लें और एलसीएम अगर हम दो संख्याओं का लें, तो उन दोनों का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि a गुणा b, है ना। अब एचसीएफ का मान दे रखा है 4 गुणा एलसीएम का मान दे रखा है 12 बराबर a का मान दे रखा है 8, b का मान हमसे पूछ रहा है 8, इधर गुणा में या भाग में चला जाएगा, b बराबर हो जाएगा हमारे पास 4 गुणा 12 बटे 8। 4 से भाग करेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 से भाग करेंगे 2 एकम 2 और 2 छिक्के 12। तो हमारे पास b का मान कितना निकल कर आ गया, b का मान निकल कर आ गया 6 गुणा 1 बटे 6, तो 6 एकम 6 बटे 1 कितना हो जाएगा 6। तो बेटा b का मान निकल कर आ गया 6, ये लो भाई, b का मान निकल कर आ गया 6 मेरे लाल, यानी कि ऑप्शन नंबर b जो है वही b होगा, ऑप्शन नंबर b ही हमारा b होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर b ही हमारा क्या होगा, b होगा। क्लियर हो गई बात? चलो, तो यार देखो, अब बहुत सारे बच्चों को पता है क्या लग रहा होगा कि सर अभी तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये क्लास के बाद से गोल हो जाएगा। तो बेटा देख, एक बात सुन लो, आज मेरी एक बात सुन लो, मैथ्स में प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैथ्स में प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं है। तो मेरी ये बात जो है ना, वो गांठ बांध लो कि लाइफ में तुम्हें एक बार तो मेहनत करनी पड़ेगी, या तो तुम अपनी 10th से 12th के बीच में मेहनत कर लो और एक अच्छा कॉलेज ले लो, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी, या फिर तुम्हें अपना कॉलेज में जाकर मेहनत करनी पड़ेगी 4 साल, ताकि तुम्हें एक अच्छी जॉब, एक अच्छी नौकरी मिल सके, या फिर तुम अपना कुछ अच्छा स्टार्ट कर सको, स्टार्टअप कर सको। ठीक है, तो तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। नहीं तो फिर उस जॉब के बाद तुम्हें, कॉलेज के बाद जॉब ढूंढने में या जॉब करने में, जो जॉब तुम्हें मिलेगी उसे करने में तुम्हें बहुत घिसानी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये 2 साल मेहनत करके तुम अपनी जिंदगी बहुत अच्छी जी सकते हो, है ना। तो इस टाइम पे मेहनत कर लो, इस टाइम पे पढ़ाई कर लो, लाइफ सेट हो जाएगी। ठीक, ये टाइम तुम्हारा गोल्डन पीरियड है मेहनत का। अगर यहां मेहनत कर ली ना तो जिंदगी बेहतरीन है भाई, नहीं तो फिर आगे चल के बहुत लोग हैं जो अपनी घिसवा रहे हैं। ठीक है, तुम लोगों को ही मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत लोग हैं ऐसे जो कि मेहनत ज्यादा करते हैं लेकिन उन्हें उसका उतना फल नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो प्लीज अभी मेहनत करो, ज्यादा मेहनत करो, क्योंकि ये टाइम है जहां पर तुम कर सकते हो, फोड़ सकते हो तुम अपनी लाइफ को। ठीक है, चलो,
तो इसीलिए बोल रहा हूं, और ये बोलने का रीजन सिर्फ इतना है कि तुम लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो लोग कहते हैं ना मुझे समझ नहीं आता, बेटा मैथ समझने की चीज है, ठीक है, वो कैसे समझ में आएगी? प्रैक्टिस से समझ में आएगी। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे जल्दी समझ में आएगी, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि हवा में से निकल गया। मुझे एक दिन में नहीं आई थी ये पूरी की पूरी मैथ्स, ठीक है, मुझे एक दिन में नहीं आ गई थी। मैं अब हिंदी में भी पढ़ा लेता हूं, इंग्लिश में भी पढ़ा लेता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने उस चीज के लायक बना लिया है खुद को, मेहनत करी है मैंने उतनी, ठीक है। मुझे जितनी भी टर्म्स है मुझे हिंदी में भी पता है, इंग्लिश में भी पता है। रीजन क्या है? क्योंकि मैंने मेहनत करी है। लास्ट 3 साल 4 साल मैंने इस चीज पे मेहनत करी है ना। तो तुम लोगों के पास यही गोल्डन पीरियड है, करो मेहनत। अगर मेहनत कर लोगे तो लाइफ सेट हो जाएगी, ठीक है। ज्ञान हो गया बहुत, आगे चलते हैं। चलो क्वेश्चन करने अभी हमें बहुत, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से रूट 2 क्या है? एक परिमेय संख्या, एक पूर्णांक, एक अपरिमेय संख्या। इसमें तो सोचना भी चाहिए। रूट 2 क्या है? रूट 2 एक ऐसी संख्या है जिसे तुम p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, जहां पर p और q पूर्णांक नहीं है। तो सीधी सी बात है, ये हमारा क्या है? एक अपरिमेय संख्या। जहां पर p और q हमारे पूर्णांक हो, इस रूप में आप लिख ही नहीं सकते आप p बटे q के रूप में रूट 2 को। इसीलिए हमारा रूट 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा 96 और 404 यानी कि 96 और 404 का एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई, सबसे पहले 96 और 404, इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए आपको पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड, सबसे छोटी संख्या जिससे 96 कटेगा वो 2 है, ठीक है। अगर किसी भी नंबर के इकाई वाले स्थान पर, ठीक है, कोई ऐसा नंबर है जो 2 से भाग हो जाए पूरा पूरा, जैसे 2 4 6 8, ठीक है, या 0, ऐसा कोई भी नंबर है जो कि 2 से भाग हो रहा है, तो समझ जाओ वो पूरा नंबर 2 से भाग हो जाएगा। जैसे यहां पर 6 है तो ये पूरा 2 से भाग होगा। देखो क्या आएगा, यह आ जाएगा 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16। अब बी इकाई के स्थान पर क्या है? 8, 8 2 से भाग होगा, ये पूरा नंबर 2 से भाग हो जाएगा। कर दो, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौक 8। अब भी 2 से भाग होने वाला नंबर है तो ये भी 2 से भाग हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब भी 2 से भाग होने वाला नंबर है तो ये भी 2 से भाग हो जाएगा। 2 छिक्के 12, ये तो 2 से भाग हो ही जाएगा। 2 तिया 6 और ये 3 से भाग हो जाएगा। 3 एकम 3, ये लो भाई। तो हमारा जो अभाज्य गुणनखंड आ गया वो कितना आ गया? 1 2 3 4 5, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 1। ये आ गया कितना? 96 का अभाज्य गुणनखंड। अब बात कर लेते हैं 404 की। लास्ट में 4 आ रहा है तो सीधी सी बात है 2 से विभाज्य होगा। कर दो, 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4। फिर से लास्ट में 2 आ रहा है तो 2 से विभाज्य होगा। 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2। अब 101 जो है बच्चों वो अभाज्य संख्या है, तो ये तो खुद से ही अभाज्य होगी। 101 तो आ गया 1। तो हमारा जो 404 का अभाज्य गुणनखंड आ गया वो आ गया 2 की घात 2 गुणा 101 की घात 1। अब आपको क्या निकालना है? सबसे पहले अपना एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ हो जाएगा कितना? हमने बताया था क्या? उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे कम घात वाले पद का गुणनफल। तो यहां पर उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक ही है, वो है 2। 2 की सबसे कम घात क्या है? 2 की घात 2, तो ये आ जाएगा 2 की घात 2। इसके अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है ही नहीं, तो यही हो गया हमारा 2 की घात 2 का मतलब 4। ये लो भाई, एचसीएफ आ गया 4। एलसीएम क्या हो जाएगा? देखो एलसीएम निकालने के 2 तरीके हैं। या तो तुम इस्तेमाल कर लो जो हमने रिलेशन पढ़ रखा है, एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर ए गुणा बी। ए और बी ये रहे, एचसीएफ ये रहा, एलसीएम निकल जाएगा उससे। नहीं तो दूसरा तरीका अपने पास है ही, हर एक गुणनखंड की सबसे बड़ी घात वाले पद का गुणनफल। तो सबसे पहला गुणनखंड है 2। 2 की सबसे बड़ी घात क्या है? यहां पर 2 की घात 2 है, यहां पर 2 की घात 5 है, यानी कि ये लेना है 2 की घात 5। उसके बाद अगला गुणनखंड है 3, तो 3 की घात 1। अगला गुणनखंड है 101, तो ये आ गया 101 की घात 1। हल कर लो बच्चों, इसे कितना आएगा? 2 की घात 5 करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। सिंपल है। तो ये आ गया 32 गुणा 3 की घात 1, कितना हो जाएगा? 3 गुणा 101 की घात 1, यानी कि 101। ठीक है, क्लियर हो गया इतना सबको? आ गया समझ में? हल कर लो बच्चों इसे बस। अब ये कितना हो जाएगा? देखो 32 में इसकी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 96
32 गुणा 3 हो जाएगा 96, 96 की गुणा करेंगे 101 में, ठीक है, 96 की गुणा 101 में करेंगे तो हमारे पास एलसीएम निकल कर आ जाएगा कितना, यह आ गया हमारा 96 एकम 96 का कितना, 96 एकम 96 का 6 हासिल को गया 9, यह जाएगा 0 तो 9 आ गया ऐसे ही, और 96 एकम 96 तो 9696 यानी कि 9696 हमारा क्या निकल कर आ गया, एलसीएम निकल कर आ गया। ठीक है, तो ये है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा किसी भी दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालना। किसी को कोई दिक्कत है इसमें, किसी भी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। क्लियर है, देख लो भाई एक बार, चमका के नहीं चमका, जल्दी से बताओ बेटा। क्लियर है, बेहतरीन, आ जाओ। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, 135 225 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालो। सेम वही तरीका, पहले 135 और 225 दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। देखो लास्ट में आ रहा है 5, 2 से तो कटेगा नहीं। अब क्या ये 3 से कट सकता है, तो देखो अगर कभी भी पता लगाना हो कि कोई नंबर 3 से कट सकता है या नहीं, तो कैसे पता लगाते हैं, उस नंबर में जितनी संख्या, जितने आपके अंक हैं उन्हें ऐड कर दो। 5 + 3 + 1 कितना होगा, 5 और 3 8 और 1 9, 9 3 से कट सकता है तो ये नंबर भी 3 से कट सकता है। अगर तुम्हारा किसी नंबर के अंकों का जो योग है वो 3 से कट सकता है तो वो पूरा नंबर 3 से कट जाएगा। यहां पर देखो 5 + 3 8 + 1 9, तो 9 3 से कट सकता है तो 135 भी 3 से कट जाएगा। काटो यारा, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 1 बचा, 3 पंजे 15, 45 आ गया। अब 45 को भी 3 से काटा जा सकता है, 5 4 9, तो यह आ जाएगा 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 15 को भी 3 से काटा जा सकता है, 3 पंजे 15। अब 5 तुम्हारा एक अभाज्य संख्या है तो ये तो खुद से ही घटेगा, 5 एकम 5, तो अपने पास आ गया कितना, अपने पास आ जाएगा 3 की घात 3 गुणा 5 की घात 1। अब बात कर लेते हैं 225 की। 225 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये कितना आएगा, सबसे पहले ये कटेगा इससे, देखो 5 2 2, 5 2 7 और 2 9, तो ये 3 से कट जाएगा, तो ये आएगा अपने पास कितना, ये आ जाएगा हमारे पास 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 75 आ गया। फिर ये 3 से कट जाएगा क्योंकि 7 5 12 होता है, 12 3 से कटता है तो 75 भी 3 से कटेगा। ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब 25 हमारा 5 से कटेगा सीधा, 5 पंजे 25 और 5 भी हमारा 5 से ही कटेगा, तो 5 एकम 5। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड आ गया वो आ गया कितना, यह आ गया हमारा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। एचसीएफ और एलसीएम निकाल लो। अब भी कुछ रह गया, क्या हो जाएगा एचसीएफ, एचसीएफ हो जाएगा हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे कम घात वाले पदों का गुणनफल। तो यहां पर 3 हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो 3 की सबसे कम घात क्या है, 3 की घात 2, 3 की घात 2 गुणा 5 भी हमारा उभयनिष्ठ है तो 5 की सबसे कम क्या है, 5 की घात 1, तो 3 की घात 2 हो गया 9, 5 की घात 1 हो गया 5, तो 5 निम 45, तो 45 आ गया हमारा एचसीएफ। एलसीएम क्या आ जाएगा भाई, हमारा हर एक गुणनखंड की सबसे बड़ी घात वाले पद का गुणनफल, तो 3 की घात 3 सबसे बड़ी है गुणा 5 की घात 2 सबसे बड़ी है, तो हमारे पास आ जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 गुणा 5 पंजे 25। ठीक है, तो यहां पर गुणा कर लेते हैं, कितना आएगा, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 छक्का 150, 25 ये आ जाएगा, डायरेक्ट अलग ही करके दिखा देता हूं, वैसे तो ये आ जाएगा 175 का 5, 17 गया कैरी, 25 दूनी 50 और 7, तो ये आ जाएगा हमारे पास 600 कुछ आ जाएगा, 675 आ जाना चाहिए, लेकिन एक बार देख लेते हैं फिर भी। 27 और 25, 5 सत्ते 35 का 5 हासिल को गया 3, 5 दूनी 10 3 13, 2 सत्ते 14 का 4 हासिल को गया 1, 2 दूनी 4 और 1 5, बिल्कुल सही 675 ही आएगा, 5 4 3 7 और 6, तो यह आ गया हमारे पास 675। ये लो भाई, ये हो गया हमारा एचसीएफ और एलसीएम किसका, 135 और 225 का। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ बच्चे, यहां पर किसी भी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत है, क्लियर है भाई, ये जल्दी से बताओ मुझे,
सबको क्लियर है बच्चों? ये नोट कर लो भाई एक बार। चलो, तो अब आ जाते हैं बेटा किस पर, हमारा अगले क्वेश्चन पे। ये भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पर क्या गिवन है, हमें दे रखा है कि 306 और 657 का जो HCF है वो 9 है, हमसे LCM पूछ रहा है। अब तुम ऑलरेडी जानते हो कि HCF ऑफ A कॉमा B गुणा LCM ऑफ A कॉमा B इज इक्वल्स टू दोनों संख्याओं का गुणनफल, है ना, यही होता है। तो यहां पर 306 और 657 का HCF गुणा 306 और 657 का LCM का जो गुणनफल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 306 और 657 के गुणनफल के, है ना। बस यहां पर क्या रख दो, इसका मान रख दो, तो 9 आ जाएगा। 9 गुणा LCM ऑफ 306 गुणा कॉमा 657 बराबर किसके, तुम्हारा 306 गुणा 657, ठीक है। अब इसे इससे ज्यादा मैं सॉल्व नहीं कर रहा, अपने आप सॉल्व कर लेना। 9 इधर भाग में चला जाएगा, तुम्हारे पास मान निकल के आ जाएगा LCM का, खत्म बात। इसके आगे तो मैं खुद सॉल्व करना है, ये तुम्हारा होमवर्क है। और ये अभाज्य गुणनखंड का आखिरी सवाल भी था, ठीक है। तो भैया इसके साथ हमारा अभाज्य गुणनखंड जो है वो भी क्लियर हो गई। किसी को कोई डाउट है इसमें? होना भी नहीं चाहिए, जितने प्यार से मैंने तुम्हें समझाई है ना, ये इसमें कुछ बचा भी नहीं है समझने के लिए, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को, कोई किसी भी बालक को कोई डाउट होगा, है ना। चलो भाई, तो शुरू करें फिर। अब आ जाते हैं अपने इस चैप्टर के आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। इस चैप्टर के आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर क्या टॉपिक है और क्या है वो आखिरी चीज, सुन लो। वो है तुम्हारा अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। 110% सवाल आएगा इसमें से। तो अगर तुम मिस करते हो इस टॉपिक को या क्लास को तुम अब छोड़ते हो तो तुम अपना नुकसान कर रहे हो मेरे लाल, ठीक है। तो बिल्कुल मिस करने की जरूरत नहीं है, आप ध्यान से सुन लेना जो जो चीज मैं बता रहा हूं, ठीक। तो यहां पर सबसे पहले हमें इस प्रमेय को समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम्हें एक अपरिमेय संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना है तो उसमें यह प्रमेय इतनी ही जरूरी है जैसे तुम लोगों के जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, ठीक है। तो सीधी सी बात है भैया, अगर तुम्हें ऑक्सीजन नहीं मिली तो तुम तड़प तड़प के मर जाओगे, और अगर तुम्हें यह नहीं मिली प्रमेय तो तुम क्वेश्चन को सोच सोच के मर जाओगे, ठीक, कि सॉल्व कैसे करना है। तो देखो प्रमेय क्या कहती है कि मान लीजिए p कोई अभाज्य संख्या है और अगर p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो जो p है वो a को भी विभाजित करेगी, जहां पर a कोई हमारा धनात्मक पूर्णांक है। एग्जाम्पल के लिए मान लो तुम्हारा 2 है, वो एक अभाज्य संख्या है, तो 2 आपका 8 के स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी कि 64 को विभाजित करता है। 8 का वर्ग 64 होता है, तो अगर 2 तुम्हारा 64 को विभाजित करता है तो 2 आपका 8 को भी विभाजित करेगा, सीधी सी बात है। 2 अगर 8 के स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 8 को भी विभाजित करेगा, बस इतनी सी ये चीज है, ठीक है। इसका इस्तेमाल हमें आगे करना है, इसीलिए हमें ये पढ़नी पड़ी कि भैया अगर आपका कोई भी अभाज्य संख्या a स्क्वायर को विभाजित करती है तो वो a को भी विभाजित करेगी, जहां पर a कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। इसे कहां इस्तेमाल करना है, सीधा हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे, क्योंकि इस टॉपिक में कुछ और है ही नहीं, इस टॉपिक में सीधा यही आता है। सिद्ध करो वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और सबको सिद्ध करने का तरीका बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है मेरे लाल, कुछ नहीं बदला, कुछ भी जो बदलाओ सेम है बिल्कुल सब। आपको बस क्या करना है, देखो वर्गमूल 2 को जैसे मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा बिल्कुल उसी तरीके से वर्गमूल 3 को करना है, बस 2 की जगह पे 3 लिख देना। वर्गमूल 5 को उसी तरीके से करना है, बस 2 की जगह पर 5 लिख देना, कुछ भी नहीं करना और सेम है बिल्कुल। कैसे, देखो वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम उल्टा लेकर चलते हैं, ठीक है। कि हमें सिद्ध करना है कमल कौशिक सर टीचर हैं, तो हम उल्टा लेके चलेंगे कि कमल कौशिक सर टीचर नहीं है, लेकिन उनकी हरकतें ऐसी हैं जो कि प्रूव कर देती हैं कि वो एक टीचर है ना। तो यहां पर भी हम ऐसे ही चलेंगे, हम लेके चलेंगे कि वर्गमूल 2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या नहीं है,
ठीक है, लेकिन इसकी हरकतें ऐसी होंगी जो कि सिद्ध कर देंगी कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो हम मानकर चलेंगे, माना, देखो भाई, हल, हम मानकर चलेंगे, माना वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। और भैया देखो, इसमें थ्योरी बहुत है, तो मेरे साथ साथ नोट करते हुए चलना। इसमें थ्योरी बहुत है, तो मेरे साथ साथ नोट करते हुए चलना। ठीक है, हमने मान लिया वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है तो सीधी सी बात है, उसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तब हमारा वर्गमूल 2 को हमने लिख लिया P बटे Q के रूप में। ठीक है, जहां, अब देखो बच्चों, यहां पर जो चीज है वो बहुत ध्यान रखने वाली है। जहां P व Q, ये जो P व Q है ना, इनकी परिभाषा आपको बहुत ध्यान से लिखनी है। ठीक है, P व Q क्या है? P व Q सह अभाज्य पूर्णांक है। सह अभाज्य पूर्णांक है। अब यार देखो, ये जो शब्द यहां पर मैंने लिख दिया है ना, ये शब्द तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो शब्द मैंने यहां पर लिख दिया है ना, सह अभाज्य पूर्णांक, ये शब्द तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? सह अभाज्य पूर्णांक कौन से पूर्णांक होते हैं? पहले तो ये सुन लो। सह अभाज्य पूर्णांक वो पूर्णांक होते हैं जिनमें केवल और केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है। एक होता है, उसके अलावा नहीं होता। जैसे कि तुम्हारा 8 और 9। अब अगर तुम इन नंबरों को देखो तो 8 का जो गुणनखंड तुम करोगे तो ये होगा 2 गुणा 2 गुणा 1, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, और 3 का अगर करोगे तो 3 गुणा 3। ठीक, तो तुम देख सकते हो इन दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अगर तुम इनका HCF निकालते हो तो वो क्या आएगा? ऐसी संख्याओं का HCF जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, हम क्या मान के चलते हैं कि इनकी गुणा में 1 ले लो, तो 1 क्या हो जाता है? इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाता है, और ऐसी संख्याओं का HCF आता है 1। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो कि जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड खाली 1 हो, खाली क्या हो? 1 हो। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जिनका में से यानी कि HCF 1 हो, यानी कि 1 हो, उन्हें हम सह अभाज्य पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमारा P और Q ऐसी संख्याएं हैं जिनमें केवल और केवल एक हमारा क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक, तो अब हमारे पास आ जाएगा बच्चों कि जहां P व Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं तथा जो हमारा Q है वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तथा Q बराबर नहीं है 0 के। अब आपको क्या करना है? बस इसे सॉल्व करते हुए चलना है। ठीक है, जो आपने यहां पर लिखा है इसे सॉल्व करते हुए चलना है। तो Q की इधर गुणा कर देंगे, तो Q की √2 में गुणा होगी तो आ जाएगा Q गुणा √2 बराबर P। रूट हटाने के लिए दोनों ओर का वर्ग कर देंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे, अपने पास क्या आ जाएगा? दोनों तरफ जैसे ही हम वर्ग करेंगे हमारे पास निकल कर आएगा कितना? यह आ जाएगा Q √2 का वर्ग बराबर P का वर्ग। तो हमारे पास आ गया Q √2 का वर्ग करोगे तो Q का वर्ग, और √2 का वर्ग करोगे तो गुणा में आ गया 2 बराबर P का वर्ग। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 2 गुणा Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। ठीक है, ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 1। ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण नंबर 1 बन गई है हमारी। ठीक, अब यहां पर बच्चों आपको क्या दिख रहा होगा? यहां पर अगर आपको नोटिस करना है, ये साइड में मैं लिख रहा हूं, ये रफ है, मैं साइड में लिख रहा हूं यहां पर। तुम अगर देखो तो क्या तुम इसे ऐसे ही लिख सकते कि Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे में 2। ये जो 2 इधर गुणा में मैं इसे भाग में भेज दूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे 2। और अभी तुमने थोड़ी देर पहले ही समीकरण पढ़ी थी, एक प्रमेय पढ़ी थी, क्या
कि अगर कोई अभाज्य संख्या पी स्क्वायर को विभाजित करती है, अगर कोई अभाज्य संख्या ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो वो ए को भी विभाजित करेगी। अभी पढ़ाई थी तुम्हें, अगर कोई अभाज्य संख्या ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो वो ए को भी करेगी। 2 मिनट पहले ही पढ़ा है। यहां पर हमारी अभाज्य संख्या 2 है जो कि पी स्क्वायर को विभाजित कर रही है, तो सीधी सी बात है वो पी को भी विभाजित करेगी। तो हम लिखेंगे चूंकि 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, क्या करता है भाई? विभाजित करता है, तो 2 पी को भी विभाजित करेगा। खत्म बात। ठीक है, समझ गए भाई? तो यानी कि अब अगर मान लो मैंने कहा कि भैया देखो, माना जब हमारा P को 2 विभाजित करता है, हमने ये तो बोल दिया, हमें ये तो पता लग गया कि क्योंकि P जो है वो जो 2 है वो P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो 2 जो है वो P को भी विभाजित करेगा। ये तो हमें पता चल गया। अब जब हमें ये पता चल गया तो हमने मान लिया कि जब P को 2 विभाजित करता है तो वो n के बराबर आ जाता है, जहां n हमारा कोई धनात्मक पूर्णांक है। मैं लिख भी देता हूं, जहां n कोई धनात्मक पूर्णांक है। सिंपल। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा? P बराबर आ गया 2 गुणा n के, और ये बन गई बच्चों हमारी समीकरण नंबर 2। तो बेटा P का मान कितना आ गया? 2 गुणा n। ठीक, इस P के मान को उठाकर समीकरण 1 में रख दो। P का मान समीकरण 1 में रखने पर P का मान समीकरण 1 में रखने पर तो P का मान जब हम समीकरण 1 में उठाकर रखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? ये बन जाएगा 2 गुणा Q की घात 2 बराबर P की घात 2 है, तो P का मान कितना है? 2 गुणा n, तो 2 गुणा n की घात 2। तो इसे हल करेंगे, 2 गुणा Q की घात 2 बराबर 2 की घात 2 करेंगे 4 n की घात 2। ये 2 जो इधर गुणा में ये भाग में चला जाएगा, तो Q स्क्वायर बराबर आ गया 4 n स्क्वायर बटे 2। 2 से भाग करेंगे इसे, तो हमारे पास आ गया Q स्क्वायर बराबर 2 गुणा n स्क्वायर। अब फिर से तुम्हारे पास वही सिचुएशन बन गई जो यहां पर बनी थी, सेम वही सिचुएशन बन गई यहां पर भी। कैसे? मैं साइड में फिर से रफ करके दिखा देता हूं। तुम यहां पर क्या लिख सकते हो? 2 को अगर इसे भाग में भेज दो तो Q स्क्वायर बटे 2 बराबर होगा n स्क्वायर के, लिख सकते हो। तो यहां पर तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि 2 एक अभाज्य संख्या है जो कि Q को भाग कर रही है, 2 हमारा Q स्क्वायर को भाग कर रही है। तो हमने प्रमेय पढ़ी है कि जब कोई अभाज्य संख्या a स्क्वायर को विभाजित करेगी तो वो a को भी विभाजित करेगी। तो भैया अगर यहां पर ये Q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो ये Q को भी विभाजित करेगा। तो हम लिखेंगे चूंकि 2 Q स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 Q को भी क्या करेगा मेरे लाल? विभाजित करेगा, खत्म बात। तो हम फिर से क्या करेंगे, जैसे हमने यहां पर मान लिया था कि जब हमने P को 2 से विभाजित करा था तो वो n के बराबर आया था, हम यहां पर मान लेंगे कि जब हमारा Q को 2 विभाजित करता है, माना कि जब Q को 2 विभाजित करता है तो ये m के बराबर आता है। m हमारा क्या है? जहां पर m
कोई भी धनात्मक पूर्णांक है जहां m कोई क्या है मेरे लाल, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है तो अपने पास क्या आ जाएगा, Q बराबर आ जाएगा 2 गुणा m के। ठीक है, और ये बन गई बच्चों हमारी समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3। अब हमारा सवाल हो गया, अब हमारा सवाल हो गया। ठीक है, अब हमारा सवाल हो गया, आपने क्या बोला था, आपने बोला था कि p√2 जो है वो एक परिमेय संख्या है जो कि p बटे q के रूप में लिखी जा सकती है, जहां पर p और q सह अभाज्य पूर्णांक है। तो भाई सह अभाज्य पूर्णांक कौन से होते हैं, सह अभाज्य पूर्णांक वो होते हैं जिनमें खाली एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। लेकिन अगर तुम समीकरण 2 पे जाओ जिसमें p का मान आया है 2 गुणा n, और अगर तुम समीकरण नंबर 3 पर जाओ जहां पर q का मान आया है 2 गुणा m, p का मान कितना आया है 2 गुणा n और q का मान आया है 2 गुणा m, तो यहां पर तो हमारा एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है, एक के अलावा यहां पर हमारा एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 भी आ रहा है। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है भाई, ये तो हमारा क्या है, सहअभाज्य है ही नहीं, और हमने तो माना था कि सहअभाज्य है, तो ये तो उल्टा हो गया। और ये उल्टा क्यों हुआ, क्योंकि हमने चीज ही गलत मानी थी। तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास प्रतिरोध आ गया। हम यहां पर लिख देंगे कि भैया देखो समीकरण 2 व 3 से देखा जा सकता है, देखा जा सकता है कि P व Q में एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड, अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हमारा 2 उपस्थित है, अतः P व Q सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, जो कि हमारी कल्पना के विपरीत है। विपरीत है, अतः हम क्या लिखेंगे, अतः वर्गमूल 2 एक परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या है। और बच्चों इसी के साथ हमारा सवाल हो गया सॉल्व, खत्म बात। इसी के साथ हमारा ये जो सवाल है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि सर वर्गमूल 3 और वर्गमूल 5 को कैसे अपरिमेय सिद्ध करना है। तो देखो ये तुम लोगों का होमवर्क है, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 5 को कैसे अपरिमेय सिद्ध करना है ये तुम करोगे। और कैसे करोगे, सेम इसी तरीके से, बस जहां पर भी इस पूरे क्वेश्चन में मैंने 2 लिखा है, जैसे यहां पर 2 लिखा है, यहां पर 2 लिखा है, यहां पर 2 लिखा है, या फिर हमने और कहां 2 लिखा है, यहां पर गुणा में 2 है, यहां पर 2 है, ठीक है, यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, इस सब जगह पर जहां पर भी 2 लिखा है, अगर वर्गमूल 3 प्रूव कर रहे हो तो 2 की जगह पर 3 आ जाएगा, अगर वर्गमूल 5 को अपरिमेय प्रूव कर रहे हो तो 2 की जगह पर 5 आ जाएगा। बात खत्म, पूरा का पूरा प्रोसेस सेम है, डिट्टो छपेगा एज इट इज, एक एक स्टेप यही है, कुछ नहीं बदलना। ठीक है, तो वर्गमूल 3 और वर्गमूल 5 को अपरिमेय कैसे सिद्ध करेंगे ये तुम लोगों का होमवर्क है। ठीक है, अब एक तरीके का सवाल तो इसमें यह बनता है,
दूसरा सवाल बनता है ऐसा, देखो ये है तुम्हारा होमवर्क, ठीक है, वर्गमूल 3 बता तो वैसे भी मैंने दिया है लेकिन फिर भी लिख दिया है, ठीक है। अब इसमें एक तरीके का सवाल और आता है ऐसा, जहां पर एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को या तो योग में दे देगा, या घटा में दे देगा, या गुणा में दे देगा, और भाग में दे देगा, इनमें से कुछ भी दे सकता है, ठीक है। और तुमसे कहेगा कि सिद्ध करो कि ये एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि सीधी सी बात है, एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग, गुणा, घटा और भाग सभी क्या आते हैं, अपरिमेय आते हैं, तो इन्हें अपरिमेय सिद्ध करने का भी तरीका वही है, ठीक है। उल्टा करेंगे सबसे पहले कि 5 प्लस वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। अब मैं इसे शॉर्टकट में समझाऊंगा सीधा। इस क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व करने के देखो दो तरीके से होता है, या तो ये क्वेश्चन तुम्हारा आएगा 1 या 2 नंबर में, 1 या 2 नंबर में आएगा तो ऐसे सॉल्व करोगे, और या फिर आएगा ये तुम्हारा 4 नंबर में। अगर 4 नंबर में आया तो कैसे सॉल्व करना है मैं बताता हूं। देखो यहां पर सबसे पहले तुम ये लिखोगे और उसके बाद करोगे क्या कि भैया इसे p बटे 5 प्लस रूट 2 को तुमने p बटे q के बराबर रख दिया, जहां पर p और q क्या है, पूर्णांक है, और q बराबर नहीं है 0 के। यहां से क्या निकल कर आएगा, यहां से हम ले लेंगे कि रूट 2 बराबर हो गया p बटे q माइनस 5 के। इसे हल करेंगे तो रूट 2 बराबर आ गया p माइनस q गुणा 5, या 5q बटे में q के, एलसीएम ले लिया हमने। तो भाई देखो अब यहां से तुम क्या लिखोगे, अगर ये क्वेश्चन आता है कितने नंबर में, अगर ये क्वेश्चन आता है तुम्हारा 4 नंबर में, पहले तो 2 नंबर में अगर आया तो तुम यहां से लिखोगे चूंकि p q व 5, p q व 5 सभी पूर्णांक हैं, सभी पूर्णांक हैं। तो हम जानते हैं पूर्णांकों की आपस में गुणा करो, भाग करो, जोड़ो या घटाओ, केवल 0 को छोड़ दो, तो बाकी सब में जो भी मान आता है निकलकर वो एक पूर्णांक ही आता है। तो इसीलिए आपका जो पूर्णांक है तब आपके पास जो मान निकल कर आएगा जोड़ने, घटाने, गुणा करने और भाग करने पे, वो परिमेय संख्या ही निकल कर आएगा हमेशा। तो तुम्हारा p माइनस 5q बटा q एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तथा रूट 2 बराबर है p माइनस 5q बटे q के, तो रूट टू भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि भैया देखो अगर ये परिमेय संख्या और रूट 2 इसके बराबर है तो रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन अब इसके बाद से सवाल तुम्हारा चेंज होता है। अगर ये सवाल 1 या 2 नंबर में आया तो तुम यहां पर डायरेक्ट लिखोगे कि परंतु रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि हम पहले से ही जानते हैं, अपरिमेय संख्या है। अतः हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, विरोधाभास प्राप्त हुआ है, जो कि हमारी गलत कल्पना के कारण है, जो कि हमारी गलत कल्पना के कारण है, ठीक है। तो हम यहां से डायरेक्ट क्या लिख देंगे, अतः 5 प्लस वर्गमूल 2 एक परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या है। और यह सवाल कंप्लीट, अपरिमेय संख्या है, खत्म ये सवाल, ठीक है। तो अगर ये सवाल 2 नंबर में आता है या इस तरीके का कोई भी सवाल जहां पर एक परिमेय एक अपरिमेय संख्या को गुणा, भाग, घटा या जोड़ में दे रखा हो, अगर ये 2 नंबर में आता है या 1 नंबर में आता है तो तुम उसे सेम इसी तरीके से करोगे, लास्ट में आके वाला स्टेटमेंट लिख दोगे, तुम्हारा काम खत्म। लेकिन अगर यही सवाल 4 नंबर में आ जाए तो क्या करना है, इतना करने के बाद कि तथा वर्गमूल 2 बराबर p माइनस 5q बटे q, तो
√2 भी एक परिमेय संख्या होगी। इतना करने के बाद तुम्हें √2 को अपरिमेय सिद्ध करना पड़ेगा। जैसे मैंने तुम्हें यहां पर पूरा का पूरा ये सिद्ध करके दिखाया था, ऐसे इस तरीके से तुम्हें √2 को अपरिमेय सिद्ध करना पड़ेगा। और उसके बाद तुम ये वाली लाइन लिखोगे कि भैया परंतु √2 तो एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ है। इसका मतलब हमारा जो 5 + √2 है वो एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, डायरेक्ट तुम नहीं लिख सकते। अगर 4 नंबर में वो सवाल आता है, 4 नंबर में अगर तुम ऐसे करके आओगे तो वो तुम्हें 2 ही नंबर देगा फिर। ठीक है, तो अब तुम लोगों के लिए होमवर्क क्या है कि तुम्हें √3 √5 को अपरिमेय सिद्ध करना है और एक इस वाले सवाल को भी करके देखना है। 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 को इसी सवाल में अपरिमेय सिद्ध कर लेना। √5 को इसी सवाल में अपरिमेय सिद्ध कर लेना। यहां तक तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, मैं बता देता हूं। यहां तक तो तुम्हारे पास आएगा √5 बराबर P - 3Q/Q। जब तुम इसे हल करोगे तो आएगा √5 बराबर P - 3Q/Q। ठीक है, तो तुम लिखोगे क्योंकि भैया P, Q और 3 सभी हमारे पूर्णांक हैं, तो P - 3Q/Q एक परिमेय संख्या होगी, यानी कि √5 भी एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। इतना करोगे, उसके बाद तुम मानोगे क्या कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो √5 बराबर हो जाएगा P/Q के, जहां पर P और Q इसे A/B मान लेना, जहां पर A और B हमारे सह अभाज्य पूर्णांक है। और उसके बाद तुम पूरा का पूरा √5 को अपरिमेय सिद्ध करोगे। जैसे ही वो अपरिमेय आ जाएगी, तुम कहोगे कि हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ। और क्यों विरोधाभास प्राप्त हुआ है? क्योंकि हमारी जो कल्पना थी कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है, वो गलत है, यानी कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। इस तरीके से इस सवाल को सॉल्व करना 4 मार्क्स वाली की तरह प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। और हमारी जो आज की क्लास है उसे हम आज को यहीं पर क्या करते हैं, टाटा बाय बाय करते हैं। ठीक है, तो भाई आज की जो ये बोर्ड बूस्टर की मैथमेटिक्स की पहली क्लास थी, इसमें मुझे तो मजा आ गया, तुम लोगों को भी आई होप मजा आया होगा और सारी चीजें अच्छे समझ में आई होंगी। पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात होगी, तो मुझे कमेंट्स में बताओ अगला चैप्टर कौन सा करना है। वैसे तो मैंने पूरा शेड्यूल बना ही रखा है, चलूंगा मैं अपने शेड्यूल के हिसाब से ही, लेकिन फिर भी पूछ रहा हूं मैं तुमसे। ठीक है, बाकी कमेंट्स में बताओ क्लास में मजा आया या नहीं, और अपने दोस्तों को इस क्लास को जरूर शेयर करना। मिलते हैं सीधा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए याद करते रहना कमल सर को, कमल भैया कह लो, सर कह लो, जो तुम्हारा मन है। ठीक है, सब मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो। ठीक है, आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, टाटा और बाय बाय वाल को।